झारखंड और बंगाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैली होने वाली है। कार्यक्रम इस तरह से है, दोपहर 12:15 बजे झारखंड के दुमका में रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। फिर दोपहर 2:30 बजे बंगाल के बारासात में होगी उनकी जनसभा। फिर आज ही शाम 4 बजे जाधवपुर में रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। फिर आज शाम 6 बजे कोलकाता में पीएम मोदी का रोड शो होगा। तो ताबड़तोड़ कार्यक्रम में आज आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 12:15 बजे से झारखंड से लेकर शाम 6 बजे तक बंगाल के रोड शो तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा व्यस्त नजर आने वाले हैं। बता दें कि लोकसभा दृष्टि से ये बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि इस बार बीजेपी का टारगेट भी बड़ा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अभी केवल सिर्फ और एक चरण के चुनाव बाकी है, जो कि 1 जून को है और 4 जून को मतगणना होना बाकी है। उसके पहले ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार में जुटते नजर आए पीएम मोदी। और अब बात 7वें चरण से पहले सियासी पारा हाई हो गया है उसकी करते हैं, क्योंकि इंडिया के नेताओं ने 1 जून को सभी पार्टी नेताओं की दिल्ली में मीटिंग बुलाई है, लेकिन ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि नतीजों के डर से इंडिया मतगणना से पहले ही टूट गया है। देखिए रिपोर्ट। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले INDIA के सभी दलों का दिल्ली में जमघट सजेगा, जिसमें राहुल गांधी भी होंगे और अरविंद केजरीवाल भी, अखिलेश यादव भी होंगे और उद्धव ठाकरे भी। लेकिन उस मीटिंग से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दूरी बना ली है। तो क्या ये मान लिया जाए कि नतीजों से पहले ही INDIA में फूट पड़ चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ममता ने जो कहा उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। ममता दिल्ली क्यों नहीं आ रही हैं? आप खुद सुनिए। वो इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है। वो दिन पंजाब में भी चुनाव वाला है लगता है, वो दिन और सारी जगह में चुनाव है, यूपी में भी है। एक साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन। हमको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। ममता के बैठक में शामिल नहीं होने की वजह आखिरी चरण का मतदान है, जो कोलकाता समेत कई बड़े शहरों में है, लेकिन चुनाव तो यूपी और बिहार में भी है। खैर, ममता के बैठक में शामिल नहीं होने पर बीजेपी को गठबंधन पर हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी अब नतीजों से पहले ही गठबंधन के बिखरने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी ने 1 जून को इंडी अलायंस की मीटिंग में आने से मना कर दिया। बहाना बनाया कि उसके प्रदेश में चुनाव है और भी कारणों से वह नहीं आ सकती, परंतु जो सच है वह कह चुकी हैं कि वह इंडी अलायंस को बाहर से समर्थन करेंगी पहले, और अब वह शायद 2 मन में है कि उनको इंडी अलायंस का हिस्सा बनना है या बना रहना है या नहीं बने रहना। 7वें चरण में पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर चुनाव है। TMC का कहना है कि ये इस चुनाव में किसी भी अन्य दिन से ज्यादा जरूरी है। इसमें कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता की सीटें भी शामिल हैं। इसलिए ममता इस दिन अपने राज्य में ही रहना चाहती हैं। ममता की इस सोच पर गठबंधन भी राजी है। ममता बनर्जी जी सही कह रही हैं कि 1 जून को पश्चिम बंगाल में 9 सीटों के लिए आखिरी चुनाव है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पसीने छुड़वा दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर ला दिया है, ऐसे में 1 जून को उनका पश्चिम बंगाल में रहकर वोटरों को मोटिवेट करना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ उनका मनोबल बढ़ाना, यह ज्यादा जरूरी है। नतीजे घोषित होने से पहले विपक्ष की इस बैठक का मकसद रणनीति पर चर्चा और 7वें चरण के दौरान पार्टियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होगा। 2 जून को केजरीवाल की जमानत अवधि भी खत्म हो रही है, तो उससे पहले गठबंधन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने की योजना पर मंथन चाहता है।
और इधर लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से ठीक पहले यूपी में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बलिया के कद्दावर नेता और समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे नारद राय ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। नारद राय ने पार्टी में खुद की उपेक्षा के आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है और इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की बेरुखी को भी नाराजगी की एक वजह बताई। साथ ही आने वाले दिनों में बीजेपी में शामिल होने के संकेत भी दिए हैं। दरअसल 26 मई को बलिया में हुई रैली में नारद राय ने अखिलेश यादव पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया और इसी के बाद नारद राय ने पार्टी छोड़ने का मन भी बना लिया है। लेकिन संशय अभी भी बरकरार है, पार्टी छोड़ने के बाद क्या बीजेपी का दामन थामेंगे नारद राय या फिर नहीं। हमको जब यहाँ का संगठन, यहाँ का उम्मीदवार माननीय अखिलेश यादव से मिल करके हमको अपमानित कराया तो हमारे पास कैसे आएगा। इसलिए हमने तय कर लिया कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रहे। तो मैं सपा का झंडा लगा कर भाजपा की मदद नहीं करूंगा, मैं भाजपा का लगा करके भाजपा की मदद करूंगा, सपा का झंडा लगा करके भाजपा की मदद नहीं करूंगा। और इस बीच अजमेर से बड़ी खबर यह है कि बारमूडा टी शर्ट में ऑफिस पहुंचे हैं अफसर। निलंबित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी पर यह भीषण गर्मी का असर देखने को मिला है। जहां बच्चों की तो छुट्टियां हो गई, लेकिन भीषण गर्मी में अध्यापकों की छुट्टियां नहीं हुई हैं। भीषण गर्मी के बीच अध्यापकों को स्कूल की तरफ रुख करना पड़ रहा है और इसीलिए बारमूडा टी शर्ट में ऑफिस पहुंच गया अध्यापक। शिक्षा विभाग का अधिकारी बताया जा रहा है। कार्यालय में हंगामे के बाद अभद्र भाषा से बातचीत का आरोप भी लगाया गया। टेक चांदनी ने कहा कि मैं इंटरनेशनल बंदा हूं और यहाँ का अधिकारी हूं। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने राजेंद्र टेक चांदनी को भी निलंबित किया है। बारमूडा टी शर्ट में अफसर के हंगामे का वीडियो अब वायरल हो रहा है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह बारमूडा टी शर्ट में नजर आए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या जानकारी देंगे? जी बिल्कुल, प्रदेश के साथ साथ अजमेर में भी लगातार तापमान जो है बढ़ रहा है और इसी तापमान का असर अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में भी देखने को मिला है। सोमवार को एक कर्मचारी है अनुभाग अधिकारी राजेश टेकचंदानी, वह बरमूडा और टी शर्ट में अजमेर अपने ऑफिस पहुंच गए और ऑफिस पहुंचने के बाद उनसे जब मीटिंग हुई, उनसे बातचीत हुई कि वह इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं इंटरनेशनल आदमी हूं और खूबसूरत हूं, इसलिए मैं इस तरह की ये जो बरमूडा है वो टी शर्ट पहन कर आया हूं। इस बात को लेकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद जो है अपने ऑफिस है उसका माहौल जो है वो गर्म हुआ, कर्मचारियों में तू मैं हुई। उसके बाद जो है इस मामले में सचिव ने प्रसंज्ञान लिया और इस वीडियो को देखने के बाद जो है अनुभाग अधिकारी जो हैं उनको निलंबित कर दिया गया है और उनसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इस तरह की हरकत उन्होंने क्यों की है और साथ ही गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है। जो ड्रेस कोड जो ऑफिस में होता है उसी ड्रेस कोड के साथ सबको पहुंचना होगा और इस तरह की हरकत वापस ना हो, इसे लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही जो अनुभाग अधिकारी हैं उनसे पूछताछ यहाँ पर की जा रही है, क्यों वो इस तरह की हरकत उन्होंने की और उन्होंने भी अलग अलग टिप्पणियां यहाँ पर की है। अनुभाग अधिकारी ने बताया कि जो दूसरे कर्मचारी हैं वो भी इस तरह के कपड़े पहन के आते हैं, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो इस तरह की बहुत सारी जो बातें हैं वो सामने निकल के आई है। फिलहाल जो बोर्ड सचिव हैं उन्होंने इस मामले में अधिकारी को निलंबित कर दिया है और इस मामले में अभी उनसे पूछताछ की जानी है, जांच जो है इस मामले में की जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अफसर के हंगामे का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इन्होंने कहा बारमूडा टी शर्ट में आ गए, पूछा गया कि क्यों आए तो उन्होंने धमकी भी दी कि अधिकारी हैं, इंटरनेशनल बंदे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि निलंबित करने के बाद कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी टेक चांदनी निलंबित कर दिए गए हैं जो बारमूडा और टी शर्ट में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक डेकोरम होता है जिसको मेंटेन करना सभी का दायित्व होता है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये गए उनको पूछा गया तो धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और टोंक के टोडा राय सिंह स्थित मालपुरा केकड़ी हाईवे के पास एक चलते ट्रक में आग लग गई। आग लगते ही ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली, जिसके बाद देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। तो टोंक में आग बुझाने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं सड़क पर जहां पर चलते ट्रक में आग लगी। गनीमत ये रही कि ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। हालांकि आग ने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने तक ट्रक जलकर खाक हो गया।
और इधर कोटा के स्मृति वन में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। सूखी पड़ी घास और झाड़ियों में आग लगी है। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रायपुरा के दिल्ली अरब रोड किया पूरा मामला। तो सूखी पड़ी घास, भीषण गर्मी, उसके बाद आग का तांडव देखने को मिला है। कोटा में स्मृति वन में भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। देवली अरब रोड का पूरा मामला है। और पंजाब में मतदान से ठीक पहले भगवंत मान सरकार के मंत्री बलकार सिंह का एक कथित वीडियो वायरल होने से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। उस कथित वीडियो में बलकार सिंह आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मंत्री बलकार सिंह ने एक लड़की को नौकरी देने के बदले उसका शोषण किया। इसको लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में पंजाब के डीजी को नोटिस जारी कर दिया है। क्या है पूरा मसला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है पंजाब सरकार के मंत्री बलकार सिंह, जिन पर बीजेपी ने नौकरी के बदले एक लड़की के शोषण का आरोप लगाया है। और इस मामले में उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। दिल्ली बीजेपी का आरोप है कि कथित वायरल वीडियो में भगवंत मान सरकार के संसदीय कार्य मंत्री बलकार सिंह हैं। दिल्ली बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने नौकरी मांगने आई एक 21 साल की लड़की का शोषण किया। बीजेपी के आरोप के मुताबिक मंत्री बलकार सिंह ने उस लड़की से वीडियो कॉल करने को कहा और जब लड़की ने वीडियो कॉल की तो उस दौरान उन्होंने उस लड़की के साथ आपत्तिजनक हरकत की, जिसका कथित वीडियो सोशल मीडिया पर बीजेपी ने शेयर किया है। पंजाब के मंत्री बलकार सिंह के इस कथित वीडियो का संज्ञान महिला आयोग ने भी लिया और महिला आयोग ने पंजाब के डीजी को वीडियो के संबंध में एक नोटिस भी जारी किया है। लेकिन जब मीडिया ने इस मामले में बलकार सिंह से सवाल पूछा तो उनका रिएक्शन देखने लायक था। लेकिन लगातार हंसी में सवालों को टालने के बावजूद भी जब मीडिया कर्मियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा तो उन्होंने इस पर अपनी सफाई दी। I have no comments and not in my notes. मंत्री बलकार सिंह पर ऐसे आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। इसी साल जनवरी में अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने भी उनका एक आपत्तिजनक वीडियो राज्यपाल और पंजाब सरकार को सौंपा था, जिसकी उन्होंने जांच कराने और कार्रवाई की मांग की थी। इस बार बीजेपी ने उनका कथित वीडियो ऐसे समय पर वायरल किया है जब पंजाब में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में बलकार सिंह का कथित वीडियो आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। और झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच बड़ा कनेक्शन सामने आया है। झारखंड पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग ने छत्तीसगढ़ के एक कोल व्यापारी को मारने की सुपारी अमन साहू गैंग को दी थी और 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने कोल व्यापारी की हत्या करने पहुंचे 4 शूटरों को गिरफ्तार किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस ने बताया था कि पकड़े गए शूटर अमन साहू और लॉरेंस गैंग से संबंध रखते हैं। अब इस मामले की जांच के लिए झारखंड पुलिस की एक टीम छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो चुकी है। के अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय गैंग है, उनके 4 सदस्यों को फायर आर्म्स के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। इंटेलिजेंस इनपुट पे बेस्ट डे ऑपरेशन पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था, जिसमें रोहित स्वर्णकार झारखंड का निवासी, मुकेश कुमार, देवेंद्र सिंह एवं पप्पू सिंह, तीनों राजस्थान के निवासी, इनको पकड़ा गया। ये लोग छत्तीसगढ़ के कुछ औद्योगिक घरानों के ऊपर और उनके मालिकों के ऊपर हमला करने वाले थे। और इधर गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में अग्निकांड के बाद भागकर राजस्थान आए धवल ठक्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी धवल ठक्कर गेमिंग जोन में पार्टनर था और हादसे के बाद से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में कई टीम लगाई गई थी। पुलिस ने अब तक मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और पटना विश्वविद्यालय में सोमवार को दिल दहला देने वाली एक वारदात को अंजाम दिया गया।
विश्वविद्यालय में लॉ कॉलेज में परीक्षा देने आए एक छात्र की सरेआम पीट कर हत्या कर दी गई, जिससे विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। घटना के बाद तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए विश्वविद्यालय ने अगले आदेश तक सभी परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही घटना के विरोध में पटना के सभी कॉलेज बंद रखने के भी आदेश दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। पटना में कानून के मंदिर में ही टूट गए सारे कानून कायदे। जहां पढ़ाया जाता है कानून का पाठ, वहीं तार तार हुआ लॉ एंड ऑर्डर। जहां बैठकर छात्र सीखते हैं कानून की बारीकियां, वहीं एक छात्र को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पटना विश्वविद्यालय से संबद्ध पटना लॉ कॉलेज में एक छात्र की सरेआम पीट कर हत्या कर दी गई। छात्र की हत्या की घटना ने पूरे विश्वविद्यालय को हिलाकर रख दिया। घटना से जुड़े कुछ सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें हाथों में लाठी डंडे लिए दर्जनों लोग छात्र की बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दिए। और आरोप है कि इन्हीं बदमाशों ने लॉ कॉलेज में परीक्षा देने आए हर्ष कुमार नाम के छात्र की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक बीएन कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र हर्ष कुमार सोमवार को लॉ कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र में एग्जाम देने आया था और जैसे ही वो एग्जाम खत्म कर बाहर निकला तो हाथों में लाठी और हथियार लिए कई बदमाशों ने उसे घेर लिया। उसी कॉलेज कैंपस में ही उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। बाहर से आए उन बदमाशों ने हर्ष को इतना मारा कि जब तक लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचते उसकी जान जा चुकी थी। अब पुलिस इस मामले में सीसीटीवी वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश करने में जुटी है। सुल्तानगंज थाना अंतर्गत पटना लॉ कॉलेज में हर्षराज नामक एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए आया था। उसके साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट किया गया था और घायल अवस्था में उसको PMCH एडमिट किया गया और इलाज के क्रम में उसका मृत्यु हो गई है। और इस पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर इसका अनुसंधान शुरू किया गया है और CCTV और अन्य साक्ष्य संकलन करके जो अपराध कर्मियों का पहचान करके तुरंत इसका गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कॉलेज में सरेआम एक छात्र की हत्या की खबर से हड़कंप मच गया। घटना से छात्रों में आक्रोश है, जिसके बाद पटना विश्वविद्यालय ने सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। साथ ही घटना के विरोध में पटना विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेज भी आज बंद रखे गए हैं। और अगली खबर दौसा से है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 2 भीषण सड़क हादसे हुए। नांगल राजावतान थाना क्षेत्र में देर रात के करीब 2:30 बजे एक कार ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी और इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल को बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। वहीं दूसरा हादसा भी नांगल इलाके में ही हुआ, जहां 2 ट्रकों से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल हो गया, जिसे जयपुर रेफर किया गया है। फिलहाल नांगल राजावतान थाना पुलिस ने दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है। और 18 मई की रात पुणे में हुए पोर्श कार हादसे के मामले में आज पुणे पुलिस हादसे के नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को कोर्ट में पेश करेगी। पुणे पुलिस ने नाबालिग आरोपी के दादा को कार के ड्राइवर के अपहरण और बंधक बनाने के मामले में पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था। आज सुरेंद्र अग्रवाल की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और इस दौरान पुणे पुलिस इस मामले में अब तक की गई जांच की रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने रखेगी, जिसमें कई चौंकाने वाले पर्दाफाश होने की उम्मीद है। इसके अलावा मामले में जांच के लिए पोर्श कंपनी के इंजीनियर पुणे पहुंच चुके हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पोर्श के इंजीनियर एयरवडा पुलिस स्टेशन में खड़ी आरोपियों की पोर्श कार का निरीक्षण करेंगे। और वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुणे पोर्श कार केस में ब्लड रिपोर्ट बदलने के लिए रिश्वत लेने के आरोपी डॉक्टर बहुत जल्द उस नाम का खुलासा कर सकते हैं जिसने उनसे रिपोर्ट बदलने के लिए कहा था। पुणे पुलिस ने रिश्वत लेने वाले डॉक्टर अजय तावरे से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों को हादसे के नाबालिग आरोपी की ब्लड सैंपल रिपोर्ट बदलने के लिए 3 लाख रुपए दिए गए थे। इस मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपी डॉक्टर और एक चपरासी को 30 मई तक के लिए पुलिस रिमांड दी है।
और थ्योरी रटकर एग्जाम में अच्छे नंबर भले ही प्राप्त कर लिए जाएं, लेकिन विषय की पूरी जानकारी नहीं जुटाई जा सकती है। कमोबेश यही बात संविधान के बारे में भी कही जा सकती है। लेकिन अब देश के संविधान बनने की कहानी आप मार्बल पर उकेरी गई तस्वीरों की जुबानी भी जान सकते हैं। जयपुर में प्रदेश का पहला संविधान स्तंभ बनकर तैयार हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। देश के पहले संविधान स्तंभ ने लिया आकार। 19 जून को उद्घाटन का इंतजार। 3 करोड़ से ज्यादा की लागत से हुआ तैयार। संविधान बनने की पूरी कहानी मार्बल पर उकेरी गई तस्वीरों की जुबानी। लोकसभा चुनाव के बीच संविधान को लेकर खूब चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर संविधान की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। ज्यादातर लोग संविधान के प्रावधान को नहीं जानते समझते, मगर अब युवा पीढ़ी को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य का पहला संविधान स्तंभ बनकर तैयार हो गया है। तस्वीरों में नजर आ रहा यह स्तंभ राजस्थान का पहला संविधान स्तंभ है। 75 फीट ऊंचे मार्बल के स्तंभ पर 1946 से 1950 तक के संविधान बनने की पूरी कहानी देख सकते हैं आप। खास बात यह है कि संविधान की मूल प्रति में जिस शैली में चित्रों के माध्यम से हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और मूल सिद्धांतों को समझाया गया है, वैसे ही चित्र इस स्तंभ में मार्बल पर उकेरे गए हैं। आजकल जो कोर्सेज में जो जहाँ पर होता है, सामान्यतः उन्हीं बच्चों को संविधान के बारे में पता होता है। हम सभी भारतवासियों को हमारे संविधान पर, हमारे देश के प्रतीकों पर, हमारे देश की जो विभिन्न ऐसी प्रतीक हैं उन पर उन्हें गर्व होना चाहिए। इसलिए ये संविधान स्तंभ उन्हें ये अवसर देगा कि वे इस संबंध में नवीनतम जानकारियां वहां पर प्राप्त कर सकें। संविधान स्तंभ के आसपास पौधारोपण करके संविधान पार्क भी बनाया जा रहा है। पार्क में स्तंभ के आसपास आकर्षक फव्वारे भी लगाए गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने बताया कि 19 जून को राज्यपाल कलराज मिश्र इसका उद्घाटन करने जा रही हैं। 19 जून को ही राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस में नया बनकर तैयार हुआ संविधान स्तंभ का भी उद्घाटन किया जाएगा उनके द्वारा, और उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो संविधान को बन करके तैयार होना, संविधान के संबंध में विभिन्न जो जानकारियां हैं उसको वो प्राप्त कर सकेंगे। राज्यपाल के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी 10 विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों को सहज सरल तरीके से संविधान के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। कई तरह की बातें चुनावी समय में भी होती है कि संविधान खतरे में है या नहीं है, तमाम तरह के दावे जो हैं वो किए जाते हैं। उस बीच में इस संविधान पार्क का उद्घाटन होना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर इस संविधान पार्क को तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल कलराज मिश्र की ये सोच थी कि जो संविधान पार्क है वो बनाया जाए, संविधान का जो स्तंभ है वो बनाया जाए, ताकि उसकी जानकारी जो है वो छात्रों को मिल सके, आम लोगों को मिल सके। और राजस्थान यूनिवर्सिटी की तर्ज पर राजस्थान की अन्य यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इस तरह के संविधान पार्क और संविधान स्तंभ की स्थापना जो है वो भी की जाना प्रस्तावित है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल और आगे देखिए गोरबंद।